Yes, dear students, how are you people doing? Life is good, you have to be good. आज हमको देखना है यूनिट 2, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, कोशिश करेंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब एक बात बताओ, अगर हमने एप्पल भेज दिया या बनाना भेज दिया और आपको पता है बनाना 10 दिन में समझ लीजिए ख़राब हो जाए और मैं 11वां दिन बनाना वापस करूं कि नो 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 आई डोंट नीड योर बनाना, तो बताइए क्या ये चलेगा? तो इसीलिए पहले ही आपको बता दिया गया है, फर्स्ट में बता दिया गया है कि क्या आपको समझना है। नेचर ऑफ गुड सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है, द नेचर, स्वभाव। तो बनाना का स्वभाव है कि वो खराब हो जाएगा, ठीक है, बट हमने कैमरा भेजा है तो बात कुछ और हो सकती है। लर्न द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल। अप्रूवल मतलब हाँ जी मेरे को पसंद है, हाँ जी भाई साहब वो कैमरा सुपर है जी, मेरे जीजा जी देखे थे, जीजा जी बोले अरे यार क्या कमाल का कैमरा यार, इतना कमती प्राइस में 22% डिस्काउंट में मिल गया, और यार जी थैंक यू सर, थैंक यू बलविंदर जी, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या, जब वो ऐसा फ़ोन करके बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जी उसने अप्रूव कर दिया कि ये अप्रूवल है कि भाई एक होता ना, और नहीं मैं ना देखिए नेक्स्ट वीक आऊँगा। तो भाई साहब आपने 2 घंटे हमसे पूरे समझ लिया कैमरा के बारे में, अब आप बोलते हैं 2 घंटे मतलब मैं 10 दिन बाद आऊँगा। ओ भाई साहब क्यों, हमने तो सब समझा दिया। बोले देखिए बात ऐसा है ना भाई, कैमरा का आपने आप समझाया तो अच्छा, बट क्या ना मेरे को ना कैमरा के बारे में आइडिया एकदम भी नहीं। अरे भाई साहब कोई बात नहीं, और आइडिया लीजिए, मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो जिसको माल बेचना होता है वो बोलेगा "वाह, पूरा आइडिया लीजिए सर, चिंता मत करिए"। वो जो भाई साहब फिर बोल रहे हैं, "ओ, नहीं जी ऐसा है ना जी, हमारे जो जीजा जी है ना, वो उनको दिखाए बिना ना मैं कैमरा नहीं खरीद सकता, मतलब वो आएंगे मेरे साथ, और एक्चुअली क्या ना वो अभी गए हुए हैं बाहर, तो अभी नहीं ले सकता मैं"। अब जो जो अब क्या है ना, दुकानदार को एक डर बैठता है, ओहो जीजा जी आएंगे, अब देखो जीजा जी अगर कोई दूसरे दुकान पे ले गए इनको, तो यार मेरा तो मेहनत खराब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, तो दुकानदार बोलेगा कि देखो जी एक काम करो जी, आपके ऊपर मेरे को भरोसा है जी, आप ये कैमरा ले जाओ, जिस दिन आपके जीजा जी आएंगे आप एक काम करो, सिर्फ 20% जमा करा दो, देखो मेरा 20,000 का कैमरा, आपसे 4,000 जमा करा दो, आपका एड्रेस वेड्रेस दे दो, कार्ड वार्ड दे दो, कुछ भी उनका आपस का कोई प्रोसेस है, और भाई ये कैमरा ले जाओ अपने जीजा जी को दिखा देना, या भैया एक काम करो कुछ भी पैसे मत दो यार, ले जाओ ऐसे ही, ठीक है भाई ले जाओ। ओ यार अब मैं जानता हूँ आपके पिताजी को, अच्छा आप उस जगह स्पेस टाउन में रहते हो, ओहो मैं आपके सेक्रेटरी को जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं दुकानदार का भरोसा है कि ये बंदा फ्रॉड तो कर नहीं सकता मेरे साथ। भाई मैं अपना कैमरा 20,000 का दे रहा हूँ बिना पैसे लिए, तो उसको कुछ तो उसके दिमाग में कैलकुलेशन होगा, तो दैट इज हिज लुकआउट। तो वो कैमरा दे दे रहा है। अब उसके जीजाजी 4 दिन बाद आए, उसने कैमरा दिखाया और जीजाजी बोला अरे यार कमाल है यार, ये बलविंदर सिंह जो एकदम सही कैमरा दिया, दाम भी सही रखा है, 22% डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे, वो ले ले भाई। तो फ़ोन गया, बोला हाँ जी थैंक यू जी, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपने कैमरा भी दे दिया भरोसे पे, और जीजा जी को भी पसंद आ गया, और पता है 5 दिन में मैंने तो बहुत सारे फ़ोटोज़ भी ले लिए। हाँ जी आप ही का कैमरा जी, यूज़ करो जी, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है जी, कैमरा तो फ़ोटो लेने के लिए होता है जी, क्या है एकदम सही है जी, चंगा है जी, चंगा है। तो ये हो गया अप्रूवल। अब अगर समझ लीजिए जीजा जी आके बोले, बोला नहीं यार ये कैमरा में तो दम नहीं है यार, इसका फोकस ठीक नहीं है, इसका मेगापिक्सल्स ठीक नहीं है, तो एक काम कर उनसे हायर मॉडल का ले ले। अब क्या ना जीजा जी गिफ्ट दिला रहे थे, तो मैं तो जी 20,000 का कैमरा लेकर गया। अब जीजा जी बोला अरे क्या है यार तू 20,000 का कैमरा, मैं तो बजट बना रखा हूँ 50,000 का, भाई बहुत प्यार करता हूँ तेरे से यार साले, ऐसे साले बहुत प्यार करता हूँ। अब देखो जीजा है वो साला साला बोल सकता है। तो रिटर्न बेसिस, तो मतलब मैं ये 20,000 वाला कैमरा अब क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। तो इतना इजी है, बट इसमें अकाउंटिंग कैसे करते हैं, मुनीमगिरी कैसे होगा इसमें, ये समझना है आज,
ठीक है, तो ये 14 पेजेस का है ये कहानी, 14 पेजेस दिख रहा है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। और आपको तो सबको पता चल गया होगा कि सर शुरू के 2-3 पेज तो भैया 1-1 2-2 घंटा लगा लेते हैं, बट 1-2 घंटे लगाने के बाद बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाते हैं, दिमाग में एकदम ज़बरदस्त बहता है। ठीक है जी। सो रिटर्न बेसिस अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अब इमेजिन करो वो कैमरा 3 महीने तक यूज़ कर रहा है। मैं बोला देखो विद इन 7 डेज अगर आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो। वो 3 महीने तक रख के रखा, बोला नहीं जीजा जी एक्चुअली ना वो बाहर चले गए थे, एक्चुअली ना मेरी बहन जो ना थोड़ा सा, एक्चुअली सच बात बताऊँ मेरी बहन ना थोड़ा मार दी थी जीजा जी को, जीजा जी का ना पैर टूट गया था, हॉस्पिटल में थे 3 महीना तक, और मैं क्या करूँ, मैं तो भूल ही गया। तो भाई देखो आपकी जीजा जी हॉस्पिटल में थे, आपकी बहन मार दिया, या आप मेरा कैमरा 3 महीना कैसे रख सकते हो भाई। तो नहीं, आप ही ने तो कहा था ना जीजा जी से अप्रूवल करा लेना। अब जीजा जी जब हॉस्पिटल से आएंगे तभी ना अप्रूवल कराएंगे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये रीजनेबल बात है? ठीक है, तो ये क्या इस सिचुएशन पे क्या वो अलाउ कर देना चाहिए? अब देखो दुकानदार अगर खुद कभी अपनी बीवी से पिटा हो ना, तो उसको अपने दर्द याद आ जाए उसे, बोला नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, यार कोई बात नहीं, तो जीजा जी मतलब वो एक अलग सिचुएशन है। तो यहाँ लिखा हुआ अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, तो ये तो हो गया पर्सनल। बट क्या कानून, लीगल लॉ कुछ कहता है? तो शायद इस चैप्टर में होना तो चाहिए, आगे देख लेते हैं, मेरे को नहीं पता है नहीं है, वो हम लोग मिल के देखेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है हम और आप मिलकर साथ साथ जॉइंट स्टडी करते हैं, हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग मिल के पढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है जी। हाँ बस फर्क एक ही है, मैं बोलता ज़्यादा हूँ, आप लोग बोलते कम। तो मैं तो बोलता हूँ, आप लोग भी बोलिए, मैं इतना बोलता हूँ आप लोग बोलते नहीं हो। तो बोलिए ना प्लीज़, फ़ोन उठाइए, एक वीडियो बनाइए और मेरे को भेजिए कि सर ये सेल ऑन गुड्स ऑन रिटर्न में ना ये ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक नया कॉन्टेस्ट चालू कर देता हूँ। जैसे मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग के दिमाग में कुछ फनी एग्जाम्पल आए तो आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मेरे साथ कि सर आपके साथ पढ़ने में कैसा मज़ा आया। तो प्लीज़ शेयर करिए कि सर ये कॉन्सेप्ट में तो ज़बरदस्त हंसी भी आई और मज़ा भी आया और समझ में भी आया, और सर हम ये एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो अब कहने का मतलब है अब आप टीचर बनिए, आप टीचर बनिए। जो बेस्ट टू बेस्ट अगर कोई बंदा में लगा टैलेंट है तो विश्वास करो BACA का प्लेटफॉर्म मैं उन्हें ऑफर कर दूंगा। तो कैसे करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो कुछ करना है तो आ जाओ, ये मौका है। तो वेट कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप वीडियो बनाइए 9830175050 पे भेजिए। आपको हमारे साथ कैसा लगता है वो भेजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ, लास्ट में देखो मैं हर वीडियो के लास्ट में आई लव यू बोलता हूँ, तो ये बोलना मत भूलना, ठीक है? ये कंपलसरी है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। सो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये है हमारा आज का टॉपिक। क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली transaction is treated as ordinary sale। भाई अचानक हमारी दुकान में कोई आया, मैं दे दिया, ठीक है यार। फ्रीक्वेंटली मतलब हमारा मैक्सिमम बहुत बार ऐसा काम है, और न्यूमरसली मतलब एकदम काम ही ऐसा है, काम ही ऐसा है, मतलब ऐसा काम है कि भाई बिना मतलब वो जा ले जा, भाई जिसको जो भाई ले जाए, घर पे दिखा, मम्मी को दिखा, पापा को दिखा, पड़ोसी को दिखा, गर्लफ्रेंड को दिखा, बॉयफ्रेंड को दिखा, सबको दिखा, पसंद आए तो माल लेने का, नहीं तो वापस देने का। तो अपना तो धंधे का स्टाइल ही यही है। अपने कुछ बोलते नहीं, बोला भैया आ माल उठा ले जा, घर पे जा दिखा फिर खरीद। तो न्यूमरसली हो गया। तो ये अलग अलग कहानी है। एक काम करते हैं, इसको अपने छोड़ सकते हैं, जब हम लोग करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है? तो देख ही लेते हैं। जब फ्रीक्वेंटली भेजते हैं तो सेल्स और रिटर्न जर्नल इज प्रिपेयर्ड विथ 4 मेन कॉलम्स। फ्रीक्वेंटली गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स अप्रूव्ड एंड बैलेंस। बैलेंस का क्या चक्कर? अरे भैया ऐसा है ना कि 200 किलो लेकर गए थे, 100 किलो रख लिया, 100 किलो भेज दिया।
तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए बैलेंस, मेरे ख्याल से। देखो मैं श्योर नहीं हूँ, और मैं तो बोलता हूँ कंफ्यूज रहो ना थोड़ा देर। कभी कभी ऐसा होता है, देखो देखो, ये एक चीज़ तो सिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, ये बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाला हूँ आज, बहुत काम में आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त काम में आने वाला है। ये आपका ज़िंदगी चेंज कर देगा दोस्त, इतना ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ मैं। स्टे कंफ्यूज्ड। अरे सर, कैसे सर हैं आप, बताइए। हेलो, हम ये बोल रहे हैं कि स्टे कंफ्यूज्ड। सर आमतौर पे तो आपका तो काम ही है कंफ्यूजन दूर करना। तो पूरा नहीं कहा है भैया, अभी रुको, उसके बाद कुछ कहेंगे। स्टे कंफ्यूज्ड बट डू नॉट, बट डू नॉट मतलब मेरा क्या ये कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है तो रहिए ना उसमें। हेलो, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में तो उसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट डू नॉट कंक्लूड। कंक्लूड मतलब क्या होता है बताइए तो दोस्त। कंक्लूड मतलब क्या है, कि हमने अब फैसला कर लिया है जी, अभी तक तो हम कंफ्यूज थे, अब हम और कंफ्यूज नहीं हैं। क्यों नहीं है, हमने डिसीजन ले लिया है। बट डू नॉट कंक्लूड समथिंग रॉन्ग, क्योंकि एक बार जो हमने फैसला कर लिया ना, उसके बाद तो हम अपनी भी नहीं सुनते हैं। सब तो सलमान भाई हो गए ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ दोस्त, आप कंफ्यूज रहिए। कंफ्यूज रहने का मजा पता क्या है, कम से कम आप ईमानदार हैं और आप आंसर्स खोजेंगे। किसी ने आपको समझा दिया आपके कंफ्यूजन में और आपने गलत कंक्लूजन ले लिया, गलत हो जाएगा। फिर आप बाद में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में बोलेंगे मैं तो बेवकूफ हूं, मैं तो गधी हूं, या मैं गधा हूं, मेरे को तो बुद्धि नहीं है, मेरा तो टॉप फ्लोर खाली है। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो प्लीज, कंफ्यूजन है, कंफ्यूज रहिए, बट कंफ्यूजन अपने आप, सही आंसर का इंतजार करिए। ठीक है, तो आज ये वादा कर रहे हैं, ये आप एग्जामिनेशन पे भी करेंगे, पढ़ाई में भी करेंगे, रिलेशनशिप्स में भी करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए आपके दोस्त के साथ, तो कंफ्यूज रहिए, बट किसी के बहकावे में आके गलत कंक्लूजन मत करिएगा। ठीक है, प्रॉमिस। वेरी गुड। जिंदगी बदलेगी इससे, बताइए। बदलेगी, ठीक है जी। हम तो बात ही ऐसा करते हैं कि जिंदगी बदल दें। चलो भाई, आगे देखते हैं। न्यूमरस एंट्रीज हो रहा है, न्यूमरस सेल्स हो रहा है, रिटर्न बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे। तो सेल्स और रिटर्न डे बुक, सेल्स और रिटर्न लेजर ट्रीटेड एज मेमोरेंडम बुक्स। अभी अभी तो मैंने समझाया सर, कुछ नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो नहीं समझेंगे। अभी कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है तो वेट करेंगे, हम लोग कंफ्यूज रहेंगे, बट हम ये नहीं कंक्लूड करेंगे कि ये नहीं समझ में आएगा। अरे भैया ये तो नहीं समझ में आएगा। कभी कभी जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ेंगे ना, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, पहला बार में नहीं समझ में आया, वो कंक्लूड कर लेते हैं, मैं, मेरा बुद्धि नहीं है भैया, हमसे नहीं होगा, हम पढ़ाई के लिए बने ही नहीं हैं, वो कंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ उन बच्चों को, आप लोग कंफ्यूज रहिए, थोड़ा सा समय मेरे को दीजिए। अगर मैं हूँ आपके साथ तो विश्वास करिए, आपका विचारधारा बदल दूंगा मैं। खुद के लिए जो आपका विचार है वो बदल देंगे हम। तो प्लीज़ डू नॉट कंक्लूड, थोड़ा सा एक मौका मेरे को दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिया दिया दिया। तो ये हो गया काम। आगे आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन।
अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स इज ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली। ओ यार वो भाभी जी थी ना, संचिता भाभी जी, ओ हाँ, उसने 10 साड़ी लेकर गए हैं, वो 10 साड़ी ले गई तो भाई सेल हो गया। पर संचिता भाभी जी ने तो सेल्स पर्सन को कहा था, देखो भैया, मम्मी को दिखाना है, भाभी को दिखाना है, ननंदिया को दिखाना है, सासू माँ को दिखाना है, 10 में से कितना पसंद आएगा नहीं पता, कुछ वापस करना हो तो वापस करेंगे। तो ऐसा होता है। अब दुकानदार ने क्या सोचा, कस्टमर ने क्या सोचा, कंफ्यूजन है। बट दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, एक बार तो सेल ट्रीट कर लो, बाद में देखेंगे, ठीक है, या कैसा है देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स इज ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड with corresponding revenue from such sale being recognized। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर 10 साड़ी संचिता जी लेकर गई है और एक एक साड़ी का कीमत अगर 1,000 रुपया है और संचिता जी 10,000 रुपया देकर गई है, तो 10 साड़ी लिया, 10,000 दिया, तो अपने को भी ईजी है। बट कभी कभी ऐसा होता है 10 साड़ी लेकर गई है बट पैसा सिर्फ 5,000 देकर गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि भाई देखो 5 साड़ी तो कंफर्म है, बिक गया है, 10 में से 5, अब कौन सा 5 ये नहीं पता, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कौन सा 5 है, ये है या ये है, अरे अपने को क्या मतलब है यार, कोई नीला हो या पीला हो, उसकी सास को क्या पसंद है, उसके ननद को क्या पसंद है, अपने को कोई मतलब है नहीं है। अपने को ये समझ में आ गया कि भैया 5 साड़ी तो बिक गया है, 5,000 तो आया है, बाकी 5 जो वो देखेगी, 5 तो संचिता जी को कंफर्म पसंद है, 5 बाकी वो और लोगों को पसंद करवाएगी, अगर किसी को पसंद आ जाए तो वो भी सेल हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है जी, हो सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम सच सेल बीइंग, क्या पढ़ रहे थे, ये है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विथ करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू। करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू मतलब 10 बेचा, आया तो 5,000, तो ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली 10 का तो पैसा नहीं आया, ठीक है। करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल, तो ये 10 का साड़ी का आया, करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू 5। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। However, when a businessman wants to increase his sales or introduce a new product in market, ये तो देखो ऐसा है कि ये पहले का है कि भाई जितना माल बेचेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं देंगे, अप्रूवल में नहीं देंगे, सीधा जो बेचेंगे वही माल, वही आइटम जो बेचा उसका पैसा आया और वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्लीज इसको ये लाइन समझना होगा, ये लाइन समझना होगा, क्योंकि मैं बहुत एक चीज़ स्पीड में बोल दिया हूँ तो कन्फ्यूजन हो सकता है। मैंने जो अभी कहा ना कि संचिता जी 10 साड़ी लेकर गई और 5 का पैसा दिया, तो ये लाइन ये नहीं कह रहा है, ये लाइन दूसरा लाइन है कि ये हो गया अप्रूवल सिस्टम। तो ये 10 का 5 का पैसा ये हो गया अप्रूवल सिस्टम। बट अगर इमेजिन करिए कि भाई आपको 5 पसंद आया भाभी जी, आप 5 ही लेकर जाइए, देखिए हमारा यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप 5 का पैसा देंगे 10 लेकर जाएंगे, वो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर। आपकी सासू को ले आइए, जिनको पसंद करना यहाँ आइए, यहीं पसंद करिए भैया, हमारा दुकान का माल आपको कैसे बाहर दे दें, कल को आप उसको पहन लिए, यूज़ कर लिए, यूज़ करके फिर आयरन करके ला के दे दिए, तो अरे हम जानते हैं, अरे आपको क्या हम ऐसे दिखे, नहीं नहीं, आपके बारे में हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमारे जो बॉस है उनका ये रूल है भैया, हम क्या करें। तो ये इसका मतलब ये है कि जितना भी सेल उस दुकान में हो रहा है, वो कुछ भी ऐसा स्कीम ही नहीं है उनके पास कि तुम एक्स्ट्रा ले जाओ और वापस करो, ऐसा कोई बात है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो भी माल बिकता है वो सेल है, और ये सेल्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, सेल्स।
कोई झमेला ही नहीं है। इन्वेंट्री का हमने समझाया था आपको कि इन्वेंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। सेल को जब हम लोग देखते हैं तो अपने क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, इसको ट्रेडिंग भी बना लो। क्लोजिंग स्टॉक वाला फंडा समझाया हुआ आपको कि क्लोजिंग स्टॉक लिखने से अपने को ये सही प्रॉफिट पता चलता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस दुकान में अप्रूवल वाला आइटम गया हुआ है, तो ये तो पता नहीं है ना कि वो सेल है या अप्रूवल है। तो यहां से आता है कंफ्यूजन नंबर 1। उसको हम यहां लें या उसको क्लोजिंग स्टॉक में लें। अब यहां से आया अकाउंटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट। अभी तक तो कहानी बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ भाभी जी आई है, 10 साड़ी लेकर गई है, 5 का पैसा दी है और 5 अपने सासू को, ननंद को, भाभी को, पड़ोसी को दिखाएगी। तो आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा था। बट अब अचानक में जब आपको लग रहा है कि आज 31 मार्च है, 31 मार्च है और आपको बुक्स क्लोज करने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको सेल लूं या इसको क्लोजिंग स्टॉक लूं। क्लोजिंग स्टॉक तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि वही स्टॉक है जो हम लोग अपने गोडाउन में गिन लेते हैं, अपने दुकान में गिन लिया, उसी को क्लोजिंग स्टॉक मान लिया। अरे भैया नहीं, ठीक है वो क्लोजिंग स्टॉक है, बट एक बात बताइए, अगर वो माल वो भाभी जी नहीं लेकर गई होती तो आपकी दुकान में होता। अगर उन्होंने फोन करके कह दिया कि देखिए ऐसा है कि वो 5 साड़ी जो हम लेकर गए थे ना, वो हम आपको रिटर्न करने वाले हैं, तो एक बार हम लोग मान लें कि वो रिटर्न कर दी है बट की नहीं है, तो हम जो काउंटिंग कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसमें हमको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बट कैसे मैनेज करें कि अब देखिए हम मालिक है, अब उनका फोन मेरे पास आया, अब मैं बोलूंगा चिंटू वो सुनो, वो संचिता भाभी जी का 5 साड़ी जो है ना वो वापस देगी बट अभी दी नहीं है, तो सुनो जब स्टॉक मिला रहे होगे ना तो उसमें जोड़ लेना भाई। अब चिंटू बोलेंगे मालिक क्या कहा आपने, समझे नहीं। अब कैसे समझाएं चिंटू को? अब संचिता जी को बोला सुनिए संचिता जी, देखिए हमारा ना वो स्टॉक स्टॉक काउंटिंग होगा, देखिए आप ऐसा मत करिए, आप जल्दी से भिजवा दीजिए किसी के हाथ। बोला नहीं देखिए हम तो नहीं भिजवा पाएंगे। अब चिंटू जो है देखो, उसको सैलरी देता हूँ सिर्फ 2,000 रुपया, उसका बुद्धि नहीं है, उसको इतना ही आता है कि बस गिनती आता है उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जितना सामान साड़ी है उसको काउंट कर सकता है। अब उसको इतना समझाएंगे ना कि देखो संचिता जी से 5 आने का था, वो 4 भेजेगी, वो हिसाब किताब। बोला नहीं बाबू हम तो पढ़े लिखे नहीं है ना बाबू। हम बोला अरे बुड़वक, पढ़े लिखने वाला क्या बात है इसमें, जो हम समझा रहे हैं वो समझो ना। हाँ भैया समझ गए। उसके जब हिसाब किया सब गोलमाल। अब देखो वो बोला समझ गए और हिसाब किया सब गड़बड़। अब मारे उसको एक कान के नीचे, रोने लग गया। हम तो आपको पहले ही बोले थे, हमको नहीं आता, गरीब आदमी 2,000 रुपया में काम कर रहे हैं आपके पास, फिर मारते भी हमको, हम नहीं काम करेंगे। अरे नहीं नहीं चिंटू, अरे भैया बड़े भैया हम तुम्हारे, अरे बेटा ज्यादा जोर से लग गया क्या? ए सुनो, चिंटू आज कुछ काम नहीं करेगा, उसको आइसक्रीम खिलाओ बैठा के। तो ये सब होता है। तो एक बात बताओ, मैनेजमेंट कैसे करना है दुकान का? ऐसे करना है थप्पड़ मार के कि चिंटू को पहले मारो फिर उसको आइसक्रीम खिलाओ, या कुछ सिस्टम होना चाहिए? तो वही सिस्टम का तो जिक्र करने आए हैं आज हम। तो ये सिस्टम का जिक्र करना है। सो प्रॉब्लम समझ में आया दोस्त? अभी देखो देखो 20 22 25 मिनट हो गया और सर आपने से 3 लाइन पढ़ा, सर आप ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं सर? अब ये यूट्यूब में अगर डाल दूं ना मैं, अभी कमेंट आ जाएगा, अरे ये सर तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। यही बात मैं बोलना चाहता हूँ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत हड़बड़ी है आपको, वो डिग्री लेने का, वो सर्टिफिकेट लेने का। सिर्फ सर्टिफिकेट हाथ में चाहिए, नॉलेज हाथ में हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट दिखाएंगे, नौकरी लेंगे, और उसके बाद जब बॉस पीछे मारेगा कि अरे तेरे को कुछ नहीं आता तो सीए कैसे बन गया, भाग यहाँ से, तेरे से अच्छा तो वो धनंजय है, सीए का डिग्री नहीं है बट सारा काम जानता है। बताओ दोस्त क्या चाहते हो? चाहत आपकी है, मर्जी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है, बट मैं तो ये चाहता हूँ कि नॉलेज बटे, नॉलेज आए, देश सुधरे। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी नॉलेज के बदौलत उसका मालिक जो है उसको छोड़ने, बोला अरे यार तुम तो मेरे हीरे हो, अकबर के दरबार में तुम तो मेरा बिरबल है, तेरे को कैसे जाने दूँ?
बीरबल के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था सीए का, पर वो बीरबल था और अकबर बीरबल की कहानी आज भी चलती है। तो क्या आपके अंदर वो विट, लॉजिक, ह्यूमर, बुद्धिमानी, अकलमंदी है या खत्म हो गई है? नहीं नहीं, है आपके पास, है, ये जमाना आपको यूज करने नहीं दे रहा है। यू हैव इट इन यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। However, when a businessman wants to increase his sale or introduce a new product in the market, अब देखो, अब आया बात, अब नया माल है। अब चाइना से मैंने साड़ी खरीदी 50-50 रुपया का, और मैं, क्योंकि इंडियंस को तो पता नहीं हो नया डिज़ाइन है, चाइना का माल का फैक्ट्री 50, और मैं बेच रहा हूँ 500 रुपया में। समझना बात को, 50 का माल 500, 50 का माल 500, अंदर में गुदगुदी हो रही है, 50 का माल 500, और भाभी जी भी आ रही है, अरे भैया ये साड़ी तो दिखाया नहीं आपने, ये तो बहुत अच्छा है। अब अंदर में गुदगुदी हो रही है, अरे 50 का माल 500, 50 का माल 500। अब भाभी जी 10 साड़ी लेके जा रही है, अपना कीमत कितना है 500, कॉस्टिंग 500, भाभी जी देगी कितना 5000, 500 का 5000, 500 का 5000। अब 10 में से भाभी जी अगर एक का भी पेमेंट देके चली जाए ना, भाभी जी एक का तो पेमेंट करके जाइए, बोनी तो कराइए कम से कम, होता है ना जी ऐसे। तो एक का पेमेंट हुआ तो 500 रुपया तो अपना आ गया। पर दुकानदार इतना थोड़ी ना शरीफ होता है कि एक का, बोला भाई आधा का करके जाइए। तो 500 में बेच रहे हैं, 5 साड़ी 2500, 250 रुपया का 2500। कोई टेंशन ही नहीं अपने को यार, गुडविल कमा, सबको अच्छा बोल कर, देखो हम तो विश्वास करते हैं जी आपके ऊपर। अरे आप इतने पुराने ग्राहक है, इतने पुराने कस्टमर है हमारे, आप कहाँ जाएंगे? देखिए वो सामने वाला जो नंद किशोर जी है, वो थोड़ी ना यकीन करता कस्टमर के ऊपर। देखिए हमारे लिए तो कस्टमर देवता, कस्टमर भगवान है, और हमारा भगवान अगर हमसे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं भाभी जी, आप आराम से ले जाइए, आप आराम से ले जाइए, सबको दिखाइएगा। और देखिए हमारा एक कार्ड रखिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलिएगा ना, आपका नाम लेकर आएंगे ना तो हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी कर देंगे। और अगर आप बोलेंगे ना तो सुनिए ना, जैसे 10% हम देते हैं, अगर आप बोलेंगे तो 5 हम उनको दे देंगे और हम 5 आपको भी दे सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो। देखिए इसमें कोई बुरा मानने वाला बात नहीं, देखिए आपका भी तो आप आते हैं जाते हैं, भाड़ा वाड़ा लगता है, टैक्सी वैक्सी से, देखिए आप बुरा मत मानिएगा। हमारा ये देखिए पॉलिसी, हम लोग चाहते नहीं कि भाई किसी का नुकसान हो, देखिए आपका भी फायदा हो जाए, हमारा भी फायदा हो जाए, समझे क्या नहीं? सो देखो ये दुकानदारी में किस किस तरीके से काम होता है। रियल मार्केटिंग सीखना है दोस्त, एमबीए कॉलेजेस से ज़्यादा इंडियन दुकानदारों से सीखो जाके। जो चीज़ एमबीए में भी नहीं सिखाया जाता वो इंडिया में सिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया में व्यापार सबसे पुराना है, बहुत पुराने व्यापारी है हमारे देश में। रोमन एम्पायर में उनकी जो वाइफ हुआ करती थी, वो इंडिया से कपड़ा मंगाती थी, और रोमन अकाउंटेंट बोलते थे, ऑडिटर भी होते थे, अरे ये तुम्हारी बीवी बहुत महंगा महंगा कपड़ा इंडिया से मंगाती है, इतना पैसा हमारा इंडिया को चला जाता है। तो आज तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, उस समय इंडिया एक्सपोर्टर हुआ करता था। तो प्लीज़ अपने देश के इतिहास को पहले समझिए, भागिए मत कि भाई हमको एक बिलायत वाले इंस्टीट्यूट में एमबीए करके नौकरी मिल गई बिलायती कंपनी में, और यहाँ दुख की बात यह कि आपके माता पिता भी खुश हो रहे हैं, अरे मेरा चिंटू का नौकरी लग गया, अरे भैया लंदन गया है, अरे लंदन गया है। उनको नहीं पता रहता उस समय कि चिंटू लंदन जाके सेटल होने वाला है, चिंटू कभी वापस नहीं आने वाला है। तो हमारे देश का बच्चा जो यहाँ पला बड़ा, माता पिता ने सपना देखा, वो चला गया बाहर, कभी नहीं आएगा। बेटा माँ बीमार है आ जा, नहीं 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 मम्मी वो पैसा बहुत कट जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा गौर फरमाने वाला बात है, थोड़ा सा मैंने कह दिया तो कह दिया। तो ठीक है, एक छोटा सा सोचिए, इस पर सोचिए, फिर हम लोग बात करते हैं, आगे 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 बात करते हैं, ठीक है।
दोस्तों, जब भी मेरे को काम बढ़ाना है, however, when a businessman wants to increase his sales or introduce a new product in the market, he usually faces hardship due to competition prevailing in the market. अब मार्केट का कंपटीशन को काउंटर करना है. टू काउंटर इट, गुड्स आर समटाइम्स सेंट टू द कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. इससे एक चीज तो क्लियर है, जिस भी बंदे का प्रोडक्ट लाइन लगा के बिक रहा है, क्या वो सेल और रिटर्न बेसिस पे काम करेगा? नहीं करेगा. जिसको माल बेचना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चले, तो वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देता है. Your goods sent on approval or on return basis means goods are delivered to the customers with the option to retain और रिटर्न देम. रिटेन मतलब चाहे तो रख लो, नहीं समझ में आए तो रिटर्न कर दो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. तो क्या सर ये जो अमेजोन जो गुड्स बेचता है, मतलब हम लोग अगर गुड्स खरीदते भी हैं तो उनका रिटर्न पॉलिसी रहता है कि 7 डे के अंदर आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो. तो क्या हम लोग उस ज़माने में आ गए? हाँ जी, उस ज़माने में आ गए हम लोग. जनरली these transactions take place between a manufacturer or a wholesaler and a retailer. In current scenario, this practice is prevalent in case of online sales, where the buyer is given time for a few days to return the goods if the buyer believes that the specification of goods are different from the same mentioned on website at the time of sale. तो ये आपने वेबसाइट पे तो कुछ और कहा था, गुड्स तो कुछ और निकला. अगर बायर को ऐसा लगता है तो वो वापस कर सकता है. बट आप लोग सब अपना अपना अमेजोन ऐप खोल के देख लो, गुड्स रिटर्न करने का देख लो क्या क्या दिया हुआ है, अपने को पता है सब ये. देयर मे बी सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस टू एडमिनिस्ट्रेट द रिटर्न ऑफ गुड्स. हाँ, तो ये तो हो ही सकता है. 5 दिन है, 5-7 दिन है, पैकिंग खोला क्या, पहना क्या, शर्ट नहीं पहना, हमने यूज़ नहीं किया है, धोया नहीं है, तो ये सब होता है. फॉलोइंग आर एसेंशियली द फीचर ऑफ सेल ऑफ गुड्स on approval or return basis. There is a change in the possession of goods from one person to another. Possession मतलब ये जैसे एक डब्बा है, डब्बा मेरे कस्टडी में है, मेरे पास है, ये कस्टमर के पास चला गया. डब्बा समझ लो साड़ी है यार, चलो साड़ी, तो पोजेशन चेंज हो गया. माल बिक्री हुआ या नहीं हुआ है, खरीदा है या वापस कर देगी, वो अलग बात है. बट पोजेशन जो मेरे दुकान में था, ये नाउ उसके घर पे पहुंच गया, तो इसे कहते हैं चेंज इन पोजेशन. ठीक है. आपने सुने ना, आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट यू, मतलब मैं नहीं, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो किरण. हाँ, वो ऐसा होता ना, अपने हमारे शाहरुख खान भाई साहब करते थे. तो वही नहीं, कोई तुम्हें देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है. तो पोजेसिवनेस वो अलग चीज़ है. ठीक है. it does not it does not involve transfer of ownership of goods. सेल होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है. सेल तो हुआ नहीं है, क्योंकि रिटर्न आने का चांसेस है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ. सिंपल सी बात है. द ओनरशिप इज पास्ड ओनली व्हेन द बायर गिव्स हिज अप्रूवल. जैसे ही वो जीजा जी वाला केस था, कैमरा दिया था हमने, उसने कहा हाँ जी हम अप्रूव करते हैं, ये कैमरा हम रख लेंगे, तो इसका मतलब हम आज से आप ओनर. और इफ़ द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड, अब हमने कहा था 7 दिन तक वापस कर देना अगर नहीं रखना है तो. अब आज 8th डे है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अब से ओनर तुम हो, क्योंकि हम तो वापस ये सामान नहीं लेने वाले हैं. तो ये पॉइंट भी क्लियर है. पॉइंट नंबर सी देखिए. द कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मियरली सेंट टू हिम. कस्टमर का कोई लाइबिलिटी नहीं, मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है.
ये नहीं कि देखो भाई हम तुमको भेज रहे हैं तो तुमको देखो 5 दिन का 200 रुपया तो देना होगा। कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस समटाइम्स कस्टमर्स आर गिवन चॉइस टू पे ऑन रिसीट ऑफ गुड्स, जिसको अपने बोलते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी। क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी टेंशन हो जाता है, हमने पैसे तो दे दिए बट क्या वो सामान देगा। दोस्त विश्वास करो, आज से 10 साल पहले तक तो ये धारणा था कि हमने अगर ऑनलाइन रेडियो मंगवा लिया तो बाहर का डब्बा में तो रेडियो का पैकिंग है बट अंदर में भूसा भरती हुई आएगा। और ऐसा हुआ भी है, हमारे देश में ऐसा हुआ है। ऑनलाइन कुछ मंगवा लिया तो उसका डब्बा के अंदर सामान नहीं निकलता, पत्थर निकलता है। पैकेजिंग बाहर ठीक है बट उसके अंदर पत्थर निकल रहा है। तो कैसे काम करें हम लोग। बट आज के दिन में देखो, आप कुछ मंगवा लो, देख लो, डब्बा खोल के देख लो, पैकिंग खोल के देख लो, संतुष्ट हो जाओ तो पैसे देना। तो इसका मतलब है विश्वास जीता जा रहा है, सिचुएशंस बदल रहे हैं। Customers are given choice to pay on receipt of goods, and in some cases they are required to pay in advance and then seller ships the goods to the buyer. कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं होता है। Even in case the buyer has paid in advance, it retains the right of refund. अच्छा देखो, पैसे एडवांस दे दिया मैंने बट मैं 7 दिन तक देखकर रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं रिटर्न करूँगा तो तुम मुझे पूरे पैसे वापस दोगे ना। हाँ हाँ देंगे। तो इट रिटेन्स द राइट ऑफ रिफंड इफ द गुड्स आर रिटर्न्ड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बिटवीन सेलर एंड बायर। तो जैसा जैसा बात हुआ था, देखो भाई हमने वैसा वैसा मान लिया, ये समझाने का दरकार नहीं, यू पीपल नो इट। एज पर द डेफिनेशन given under Sale of Goods Act 1930 in respect of such goods मतलब जो गुड्स हम लोग अप्रूवल वगैरह के लिए भेज रहे हैं। द सेल विल टेक प्लेस और द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप विल पास टू द बायर। कब? व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर। हाँ जी, जीजा जी ने कैमरा देख लिया है और उनको बहुत पसंद आया है, तो हमने अपना अप्रूवल बता दिया है। When he does some act adopting the transaction। अब एक बात बताओ, मैंने एक ड्रेस लिया था और उस ड्रेस को मैं आज पार्टी में पहनकर चला गया, ठीक है। टैग वैग उसका फाड़ के फेंक दिया, तो डोंट यू थिंक दिस मीन्स आई एम अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। कि मेरे को जैसे रिटर्न करना अगर होता तो मैं टैग वैग इंटैक्ट करके रखता। सो आई एम अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। तो मतलब समझ में आ गया कि अब ये सेल है। तीसरा पॉइंट देखिए, इफ इट डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल। देखो अब ऐसा है कि हम बता नहीं रहे हैं कि मेरे को ये रखना है, और एक्सेप्टेंस टू द सेलर, सेलर को बता नहीं रहे हैं सामान रखा हुआ है। ये कोई बात हुआ भाई। बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस भी नहीं बताया, रिजेक्शन भी नहीं बताया, क्या बात है, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम। अब समझ लो अगर 10 दिन का समय दिया था तो 10 दिन तक का बताना था कि भाई 10 दिन तक आप बता दीजिएगा। अगर मैं घर जाते के साथ 1 दिन के अंदर अपना एक्सेप्टेंस बता दिया, अगर एक्सेप्टेंस बता दिया तब तो झमेला खत्म, सेल हो गया, ठीक है। या मैं 9th डे को, अब यहाँ दो अरे 9 दिन हो गए अभी तक उसका रिजेक्शन नहीं आया, अब तो यार वो सेल ही है भाई। बट 9th डे में रात को 10 बजे बोला नहीं यार ये पसंद नहीं आया, रिजेक्ट। तो मैं ये नहीं बोल सकता अच्छा 9 दिन मेरा सामान यूज़ कर लिया होगा, अब मेरे को वापस से पोंछ वोछ के पैकिंग वैकिंग करके वापस दे देगा।
और जनरली ऐसा होता है हमारे देश में। अगर किसी ने बोला 10 दिन तक रख लो, तो 10 दिन तक तो हम लोग यूज़ करेंगे भाई, और यूज़ करेंगे और घर पे डांटेंगे, तुम खबरदार उसको हाथ मत लगाना, जैसे भाई बहन आपस में बोलेंगे। या अगर माता पिता का भी ऐसा काम करे तो वो बच्चा को डांटेंगे कि सुनो, कोई उसको छुएगा नहीं, तो उस पर काम करेंगे, फिर उसको अच्छा से पूछेंगे, सुनो देखो ना, पकड़ में आ रहा है क्या, कोई देख लेगा क्या? नहीं नहीं, अरे इतना, अरे वो विन कॉलिन सबसे पोछ पोछ के बोले, देखो एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है ना, हाँ हाँ लग रहा है। तो 10 दिन में 9 दिन यूज़ कर लिया हमने, और फिर उसको अच्छे से पैकिंग करके, ले भैया तेरा ये सामान अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो ऐसा होता है। और वो बेचारा दुकानदार, उसे भी पता है कि 9 दिन यूज़ किए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकता कस्टमर को। बोला भाई साहब कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अब अगर कस्टमर होशियारी करे, बोला भैया एक काम करिए ना, दूसरा मॉडल एक बार देखिए ना, दूसरा मॉडल दीजिए ना, हम देखते हैं उसको भी थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। तो दुकानदार अगर वाकई बिजनेसमैन होगा, बोला हाँ जी भाई साहब ले जाइए, बट भाई साहब ये ना ओनली 2 डे अप्रूवल है जी, ओनली 2 डे अप्रूवल सिस्टम में, हमें 10-10 दिन नहीं दे सकते जी। ठीक है, लास्ट टाइम तो देखो हमने आपको गुड फेथ में 10 दिन दिया था जी, बट देखो मैं भी क्या करूँ जी, तो 2 डे या 1 डे चेंज हो जाता है। बट अगर कोई ग्राहक है जो जेन्युइन कस्टमर है, वो सामान हमसे खरीदते रहता है, लेते रहता है, तो बोला यार तेरी दुकान है यार, ले जा यार, वो तेरे को जो करना देख लेना, बता दियो मेरे को, बस बता दियो, 10 दिन तक बता दियो। सो वी नो कि यस, दिस इज व्हाट द गेम इज। अगर टाइम फिक्स है, 10 दिन का टाइम फिक्स है, वो एक्सपायर हो गया है, वो टाइम ख़त्म हो गया है, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम, इफ़ नो टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड, ये सब का बहुत डिटेल चर्चा हमने किया है लॉ के लेक्चर्स में। तो दोस्तों आप लॉ के लेक्चर्स देखेंगे तो इस पर बहुत डिटेल्ड में चर्चा आएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड अप कर रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज डिपेंड ऑन द फैक्ट whether the business sends goods on sale or return basis, casually, frequently या numerously। ठीक है, यही चीज़ हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, एक मिनट रुकिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता चलता है कि ये कैजुअली है, फ्रीक्वेंटली है या न्यूमरसली है। ठीक है, when the business sends goods when the business sends goods casually on sale or return basis, when the transactions are few, the sellers on sending the goods treats them as an ordinary sale। अब यार देखो, रोज का मेरा काम नहीं, कभी कभार जैसे एकदम जान पहचान का कोई दोस्त है, उसको मैंने बोला ठीक है यार तेरे को रिटर्न करना तो कर देना, ठीक है। तो जनरली तो हमने ऐसा काम करते नहीं, कभी कभार, कैजुअली मतलब एकदम कभी कभार, ठीक है। इफ द गुड्स आर एक्सेप्टेड और नॉट रिटर्न्ड, और द बिजनेस रिसीव्स नो इंटीमेशन within the specified time limit, no extra entry is required to be passed। समझ में आ गया यार, अगर उसको रिटर्न करना होता तो अभी तक आ जाता यार, 1 महीना हो गया, अगर रिटर्न करना होता तो 5-7 दिन में कर देता। तो ठीक है, हमने तो वैसे भी इसको सेल ही ट्रीट किया, जैसे ही गुड्स हमारे दुकान से निकलता है हम उसको सेल मान लेते हैं। इसका मतलब ये, बिकॉज द एंट्री फॉर सेल पास्ट एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स becomes the usual entry after the expiry of a specified period। If the goods are returned within specified time limit, a reverse entry is passed to cancel the previous transaction। तो ये एकदम समझ में आ गया होगा कि भाई जैसे ही हमारा गुड्स हमने दिया,
हमने उसको सेल मान लिया, और अगर बाई चांस, देखो भाई हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, एक बार कोई ले जाए ना यार वापस नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस है हमें। कल को अगर वापस कोई कर दिया तो हम उसको रिवर्स एंट्री कर देंगे। इफ एट ईयर एंड गुड्स आर स्टिल लाइंग विथ कस्टमर्स, ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 31 मार्च में जब हम हिसाब बनाते हैं, और इस दिन, क्योंकि ये कट ऑफ डेट है, राइट, इस दिन हमको पता नहीं है कि ये सेल मानूं या क्या मानूं, तो ये 31 मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इफ गुड्स आर स्टिल लाइंग विथ कस्टमर्स एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। देखो भाई अब क्या है, 24 मार्च को हमने गुड्स दिया और 10 दिन का टाइम होता है, तो हमको तो लगा भाई ये 10 दिन मतलब 7 दिन के अंदर, हमने रिक्वेस्ट किया था कि देखिए भाई साहब एक हफ्ता में बुक्स क्लोज करना है, तो आप विद इन 7 डेज हमको बता दीजिएगा यार, रिजेक्ट है एक्सेप्ट है जो भी है। भाई साहब ने कहा हाँ बता देंगे, बट बताया नहीं उन्होंने। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। तो अब क्या होगा, specified time limit is yet to expire. The entry for sales made earlier is cancelled. And the value of goods lying with the customers must be reduced from the selling price to the cost price. इसका मतलब अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ है तो आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम कैसे मान लें, समझिए मेरा बात को। हम अपने दोस्त को कैसे मान ले कि वो प्रेमिका है, कैसे मान ले? क्या उसने कहा है? नहीं कहा है। तो अगर उसने नहीं कहा है तो मैं अपने आप से कैसे मान लूं? बात को समझो। इसीलिए क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, रिजेक्शन भी नहीं आया, मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं है तो कंजर्वेटिव अप्रोच में जाके हम उसको सेल नहीं मानेंगे। हो सकता है 99.99999% हम श्योर है कि वो सेल ही है, बट क्या उसने कंफर्म किया? ना जी। क्या उसने रिजेक्शन का कहा? ना जी। तो भैया नहीं, आज 31 मार्च है। देखो अगर ये 1 जनवरी होता तो हमें कोई टेंशन नहीं था कि भाई 10 दिन का, अगर 20 दिन भी लग जाए, 30 दिन भी लग जाए तो हम पता कर लेंगे। बट आज 31 मार्च है, आज के दिन कट ऑफ डेट है। देखो भाई आज के दिन तो हम इसको सेल नहीं मानेंगे। कल 1 अप्रैल है, अगर कल इसने कंफर्म कर दिया तो ये सेल जो है ये 1 अप्रैल का सेल मानेंगे। बट आज हम इसको कट ऑफ कर रहे हैं। ऐसा कुछ सोच आ रहा है मेरे मन में कि भाई अभी कंफर्म नहीं किया तो आज तो सेल नहीं मानेंगे। और मेरे मन में आया कि जब अगर ये 1 अप्रैल को कंफर्म करेगा तो इसको 1 अप्रैल को सेल मान लेंगे। अब कुछ बच्चा बोल सकता है कि सर बट 24 मार्च को जब ये गया था तो आपने तो शुरू में कहा कि हम तो उसी दिन सेल मान लिए थे। हमने एंट्री तो कर ली थी, बट जब हम 1 जनवरी को करते हैं उस दिन भी हम सेल मान लेते हैं। बट 1 जनवरी से 31 मार्च तक का समय रहता है मेरे पास इस सेल को रिवर्स करने का। अगर रिवर्स करना तो हम रिवर्स कर लेंगे। बट 24 मार्च को हमने सेल मान लिया था, बट अभी 10 दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो समय है ना ये खत्म नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो। द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। या तो मेरे को समझदारी से काम क्या करना चाहिए था, अगर मैं मार्च में डील किया हूं तो या तो मार्च में मेरे को देना ही नहीं चाहिए था। ये मार्च एंडिंग चल रहा है, अभी अभी हम अप्रूवल बंद कर रखे हैं। ये अगर हम 10 दिन का मेरा रेगुलर पीरियड है तो देखिए अभी 5 दिन के लिए दे सकते हैं, ताकि मेरे को 31 मार्च से पहले येस एंड नो का जवाब चाहिए। अब ये तो फंस गए ना कि 10 दिन बोला ना भैया, अब आप फोर्स कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था 10 दिन तक आराम से सोच के बताना। आज तो 31 तारीख है, मेरे पास तो 4 दिन का और समय है। आप ऐसे प्रेशर नहीं कर सकते मेरे ऊपर।
मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता भाई? मेरे जीजा जी अभी तक आए नहीं लंदन से, मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है भाई, अब उनको तुम कस्टमर को तो प्रेशर नहीं कर सकते हैं, बट हम हमारे बुक्स में क्या करें? अब हमने तो सेल रिकॉर्ड कर लिया है, पर हमको दिल में धुक धुक हो रहा है, कल को ये सेल नहीं हुआ तो? आज तो हमने सेल मान लिया है, सेल मान के इसका प्रॉफिट भी खा लिया है, 31 मार्च में प्रॉफिट भी दिखा दिया है। कल को ये 2 अप्रैल को बोले नहीं 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 हमको सेल नहीं करना है, तो इसका मतलब हमने जो प्रॉफिट वगैरह मान लिया सब गलती हो गया मेरे से, बहुत घोर अपराध हो जाएगा भाई। तो एक काम करो, इसको सेल मत मानो। सेल नहीं मानोगे तो प्रॉफिट भी नहीं मानोगे। कुछ नहीं मानो तो ठीक है, बट मान के खर्चा कर दो और उसके बाद वो प्रॉफिट अगर हाथ से निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इसी कहते कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। सो it must be reduced from the selling price to cost price and treated as ordinary inventories for balance sheet purposes। तो भाई ठीक है, समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। तो आइए जर्नल एंट्री देख लेते हैं अगर समझ में आ गया तो। जर्नल एंट्री, when goods are sent on sale or return basis, ट्रेड रिसीवेबल्स या कस्टमर अकाउंट। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर रामलाल को दिया है तो रामलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, जिस दाम में बेचा है वही इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस मतलब कुछ नहीं, जो बिल बोलते हैं या जो जिस दाम, अब बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज में मत समझ लेना भाई। ठीक है, इनवॉइस प्राइस। व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, सेल्स या रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, या तो सेल्स को डेबिट कर लो या हम एक अलग अकाउंट खोलना चाहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, बाद में हम एक साथ हम सेल से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ये गुड क्वेश्चन है। देखो, अगर हम सेल्स का लेजर खोलते हैं तो सेल्स में इधर 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 जा रहा है, जो रिटर्न है वो इधर 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लेजर में खिचड़ी बना रहे हैं। तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा, लेट्स समझो कि 25 लाख टोटल है सेल का और 5 लाख है समझ लो रिटर्न का। अगर हम इसको सेल में ही डेबिट करते चले जाएंगे तो मेरा लास्ट का जो सेल फिगर आएगा वो है 20 लाख। तो सेल्स का जो फिगर है वो अल्टीमेटली है 20 लाख का, जो कि हमने सेल से ही माइनस कर लिया है। तो एक बात बताओ, अगर मैनेजरियल डिसीजंस लेना है मेरे को कि अरे भाई बबलू कितना का सेल किया इस साल हमने, तो बबलू बोलेगा सरकार 20 लाख का। बबलू ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में हमने सेल किया था 25 लाख का और 5 लाख रिटर्न आ गया था। तो मालिक को क्या लगेगा, अच्छा 20 लाख का सेल किया था। इमेजिन अ सिचुएशन कि हमने सेल किया था 50 लाख का और रिटर्न आ गया 40 लाख का, तो मेरा नेट सेल हुआ 10 लाख का। हाँ भाई बबलू कितना सेल किया इस बार? सरकार हमने 10 लाख का सेल किया। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये गलती हो रहा है। अरे मालिक एक्चुअल में कोई उसको बताया जाके कि नहीं भाई सेल तो हमने 50 लाख का किया था, बट 50 में से 40 लाख का गुड्स रिटर्न आ गया। क्योंकि अगर हम एक ही जगह कर देंगे ना तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि बैलेंस करते हैं ना हम लोग उसको, लेजर को बैलेंस करते हैं और उसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर हम ऐसे काम करें कि जितना सेल हो रहा है वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, इसका समझ लीजिए टोटल आया 50 लाख। तो कम से कम ये तो पता है सेल का जो लेजर है उसमें 50 लाख है। ट्रायल बैलेंस में भी सेल, जब हम लोग ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्या देगा, सेल 50 लाख क्रेडिट साइड में,
और अपने बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड का एक अलग लेजर खुलेगा, वो डेबिट बैलेंस का होता है। लेट्स से रिटर्न इनवर्ड इज 5 लाख। तो ट्रायल बैलेंस में जब हम लोग देखते हैं तो सेल का क्रेडिट साइड में और रिटर्न इनवर्ड 5 लाख का डेबिट साइड में। तो अपने को पता रहता है कि अच्छा जब हम लोग काम करेंगे तो वो जो डेबिट का है, जो रिटर्न इनवर्ड है, उसको अपने माइनस करेंगे। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि रिटर्न्स कितना का हुआ, 5 लाख का। सेल कितना का किया था, 50 लाख का। और वैसे अगर बुद्धिमान आदमी होगा तो समझ में आ जाएगा कि 50 का सेल किया, 5 उसमें वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड। जो हमने भेजा था बाहर वो वापस अंदर आ गया, तो 45 लाख का नेट सेल है। सो आई थिंक दिस इज, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में कि जब भी गुड्स रिजेक्ट हो जाए, व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, या तो हम सेल्स को डेबिट करेंगे या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट हम जिस कस्टमर को डेबिट किए थे उसको कर देंगे या ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट को। तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली प्लेन, सिंपल, क्रिस्टल क्लियर। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट इनवॉइस प्राइस, नो एंट्री। क्यों सर? अरे भाई पहले ही तो एंट्री कर दिया था ना, 1 नंबर पे पहले ही तो सेल मान लिया था, भाई पहले ही अब इसको अपना वाइफ मान लिया था, ठीक है। और आज तो भाई रिंग सेरेमनी भी हो गया है, ठीक है, आज एक्सेप्टेंस भी आ गया। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो समझ सकते हो। ओके ओके ओके। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट अ हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, ये बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। भाई इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस में कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्यों? है किसी के पास आंसर? है आपके पास आंसर? दोस्त, याद है संचिता भाभी जी आई थी हमारे पास, 10 साड़ी लेकर गई थी। क्योंकि उन्होंने 10 साड़ी का वादा किया था, तो हमने देखो, वैसे तो हम एक साड़ी 1,000 रुपया करके बेचते हैं, 10 साथ में लिया था तो हमने उनको बल्क डिस्काउंट दे दिया था 10% का। तो एक एक साड़ी 900 रुपया करके लगाया था हमने। बट वो 10 साड़ी नहीं रख रही है, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अब भैया 900 नहीं, अब तो भी आपके लिए 1,000 रुपया लगेगा। तो उस सिचुएशन पे इनवॉइस तो बनाया था 900 का, अब दाम लगेगा 1,000 का। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है बस उसी को एंट्री मार दो, ठीक है। गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस, ट्रेड रिसीवेबल्स कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये देखो डिफरेंस इन प्राइस, ये छुपा हुआ है यहाँ पर, भूलना मत। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, तो वही रिवर्स कर देंगे हम लोग। एट द ईयर एंड व्हेन गुड्स आर लाइंग विद कस्टमर्स एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर। अब देखो टाइम गया नहीं, कस्टमर के पास है, कस्टमर बता नहीं रहे, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, मतलब सेल का एंट्री को रिवर्स कर दो, ठीक है। These goods should be considered as inventories with customers, and in addition to the above, the following adjustment entries to be passed. Inventories with customers और सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे दोस्त, अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक और आइटम बढ़ गया, इन्वेंट्रीज लाइंग विद कस्टमर्स। नो एंट्री इज टू बी पास फॉर गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट, क्योंकि एंट्री तो हमने पहले ही पास कर ली। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखना।